खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। टिहरी गढ़वाल में ही THDC द्वारा आयोजित इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कप 2025 और चौथे टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2025 के समापन समारोह में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसके साथ ही सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा है कि उत्तराखंड तेजी से वाटर एडवेंचर और साहसिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र बना है। और इसके साथ ही बताया है कि टिहरी झील वाटर स्पोर्ट्स का बड़ा हब बन चुकी है और जिससे युवाओं के लिए पर्यटन आधारित रोजगार के नए अवसर खुले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में ही तेजी से सुधार के कारण पर्यटन सेक्टर मजबूत हुआ है और पिछले 4 साल में ही प्रदेश का पर्यटन ग्राफ लगातार बढ़ा है। साहसिक और विंटर टूरिज्म के नए डेस्टिनेशन के रूप में ही उत्तराखंड की वैश्विक पहचान भी लगातार मजबूत हो रही है। THDC एशियन कायाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन प्रेसिडेंट और उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन सहित सभी आयोजकों को उनके अथक प्रयासों के लिए और समर्पण के लिए भी धन्यवाद देता हूं, जिनकी कड़ी मेहनत से, परिश्रम से और योगदान से यह आयोजन इतना सफल रहा है। साथ ही में सभी प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को भी, सभी खिलाड़ियों को, अभी अनेक खिलाड़ियों से वहाँ पर हम सबको मिलने का अवसर प्रदान हुआ, उन सभी खिलाड़ियों को भी मैं बधाई देता हूँ जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से हमारे टिहरी क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र के लोगों को अपने प्रदर्शन से रोमांचित करने का काम किया। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि टिहरी झील में पहली बार प्रेसिडेंट कप 2025 का आयोजन हो रहा है और इसमें जैसा बताया गया 22 देशों के 300 से भी अधिक खिलाड़ी यहाँ पर भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही चौथी बार इस विशाल टिहरी झील में राष्ट्रीय स्तर की वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। नेशनल गेम्स की भी प्रतियोगिता यहाँ पर संपन्न हुई थी, आप सबको पता है। भाइयों बहनों, मेरा शुरू से मानना रहा है कि टिहरी झील ऊर्जा उत्पादन और जल प्रबंधन की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से और साहसिक खेलों के आयोजन की दृष्टि से भी हमारे प्रदेश के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ की आर्थिकी के लिए, यहाँ के व्यापार के लिए, अन्य जो हमारे काम धंधे हैं, उन सभी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो टिहरी झील कभी सिर्फ एक बाढ़ परियोजना के रूप में देखी जाती थी, आज वही टिहरी झील पर्यटन, साहसिक खेलों और स्थानीय आजीविका के लिए भी नए अवसरों का सबसे बड़ा एक केंद्र बन गई है। आने वाले समय में इसको और विस्तार रूप लेना है। अभी मैं देख रहा था, एक मुझे किशोर उपाध्याय जी ने एक पत्र दिया है, उस पत्र में कुछ सुझाव दिए हैं। सच में यहाँ पर कुछ ऐसा महोत्सव जैसा कोई बड़ा आयोजन करवा के इसको हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का भी आगे हम लोग प्रयास करेंगे इसके माध्यम से। और हमारा ये प्रयास रहा है कि यहाँ समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहे, जिससे साहसिक खेलों को बढ़ावा मिलता रहे, बल्कि इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को भी और विस्तार मिले और बल मिले और हमारे प्रतिभागियों को यहाँ पर अपने प्रतिभाओं का प्रदर्शन का अवसर मिले, साथ ही यहाँ के लोगों को काम भी मिले। भाइयों बहनों, खेल न केवल हमारे युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि खेलों के माध्यम से जो जीवन में सीखने को मिलता है, अनुशासन है, टीम वर्क है, संघर्षशीलता है और लगातार टीम स्पिरिट, ऐसे गुणों का विकास खेलों के माध्यम से होता है। इसी को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक जो खेलों के क्षेत्र में नवाचारों को प्रारंभ किया, नए निर्णय लिए और खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने का काम किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक मंचों पर खेलों के क्षेत्र में भी एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। अब दुनिया का कोई ऐसा खेल का मैदान नहीं है जहां भारत के खिलाड़ी भारत का तिरंगा शान से न लहराते हैं।
अपने खेलों का उत्कृष्ट प्रदर्शन न करते हों। खेलों को लेकर पहले देश में इस तरह का माहौल था कि लोग कहते थे कि 140 करोड़ जनसंख्या का देश, खेलों के प्रदर्शन में कोई उपलब्धि नहीं बल्कि शून्यता रहती है। परंतु आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस धारणा को बदल के रख दिया है। किसी देश में खेलों का इकोसिस्टम कितना बेहतर है, कैसे खेलों का इकोसिस्टम काम कर रहा है, वो इस बात से पता लगता है कि ओलंपिक में देश की तरफ से क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी अधिक है। 2012 में लंदन में हुए ओलंपिक के लिए भारत के 83 एथलीट क्वालिफाई हुए थे, लेकिन मोदी सरकार के रहते हुए ओलंपिक रियो जेनेरियो में 2016, टोक्यो 2020, ओलंपिक और पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए क्रमशः 117, 126 और 117 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में, उनके ठोस प्रयासों का नतीजा है कि भारत ने 2023 में चीन में संपन्न हुए एशियाई खेलों में भी रिकॉर्ड 107 पदक जीते। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नए जोश के साथ भारत 2030 में अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है, जो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आदरणीय मोदी जी का खेलों के प्रति प्रेम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके नेतृत्व में आज खेलों का बजट पहले के मुकाबले 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, बल्कि 3 गुना बढ़ गया है। भाइयों बहनों, इसी वर्ष हमको भी एक बड़े आयोजन का अवसर मिला, राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन का अवसर मिला। हमने उसकी मेजबानी करी और हमारे राज्य के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य एवं सफल आयोजन उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने का उस हमारे राष्ट्रीय खेलों ने मार्ग प्रशस्त किया। और इस बार के राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 103 पदक जीतकर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान बनाकर इतिहास रचने का काम किया। और इसी से प्रेरित होकर हमने राज्य के अंदर हमारे खिलाड़ियों को और अधिक अवसर मिले, उनको अच्छा प्रशिक्षण मिले। उसके लिए राज्य में विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर की ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन को करवाने में भी आज हमारा राज्य सक्षम बन चुका है। अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी हमारे राज्य के अंदर आयोजित हो रही हैं। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, स्पोर्ट्स स्टेडियम देहरादून में जो आइस रिंक है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जो न केवल हमारे राज्य के लिए गौरव का विषय है बल्कि भारत में शीतकालीन खेलों के एक नए युग का सूत्रपात करने में भी मील का पत्थर सिद्ध हुई है। यही नहीं, हमारी सरकार ने राज्य में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करना का प्रयास किया है और इसका जल्दी ही हम लागू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी और इन अकादमियों में 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हम जल्दी प्रथम खेल विश्वविद्यालय, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के अपने संकल्प को भी साकार करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमने प्रदेश के अंदर नई खेल नीति भी लागू की है। नई खेल नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी की सुविधा दी जा रही है। यानी कि अब अच्छा प्रदर्शन अगर खेलों में करेंगे तो निश्चित रूप से उनके कैरियर का भी संपूर्ण ध्यान इस नई खेल नीति में किया गया है।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में किए गए उल्लेख पर प्रदेशवासियों की ओर से आभार जताया है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में उत्तराखंड के ही विंटर टूरिज्म और साहसिक खेलों और इसके साथ ही वेडिंग डेस्टिनेशन और राज्य में तेजी से बढ़ रही पर्यटन संभावनाओं पर विशेष स्नेह प्रकट किया है। प्रधानमंत्री के अनुसार ही आदि कैलाश में जहां 3 साल पहले सिर्फ 2000 पर्यटक पहुंचते थे, अब वहीं पर संख्या 30,000 तक पहुंच चुकी है। सीएम धामी ने कहा है कि पीएम के विचार देवभूमि के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देने वाले हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन देहरादून में आयोजित किया गया। इस अवसर पर ही देश भर से विद्यार्थी, कार्यकर्ता और शिक्षाविद शामिल हुए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में प्रोफेसर यशवंत राव केलवरकर ने भी युवा पुरस्कार भी प्रदान किया है और इसके साथ ही अधिवेशन का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच में नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ावा देना बताया गया है। वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। साहित्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण श्री पांडे जी ने अपने कामों से हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। साथियों, ये हम सभी उत्तराखंड वासियों के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन, इसका आतिथ्य समस्त उत्तराखंड वासियों को प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पूरी कार्यकारिणी को, पूरी टीम को अपनी ओर से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और देश के कोने कोने से आए युवा तरुणाई के मध्य में उपस्थित होकर मैं अपने आप को सच में बहुत अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आप सभी जहां शिक्षा ग्रहण करते हुए परिषद के कार्यकर्ता के रूप में देश की सेवा के प्रति आपका इस समर्पण, समाज के लिए काम करना, विद्यार्थियों के बीच में काम करना, समन्वय बनाना, ये हमारे सभी युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणादायक है। मुझे ये जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में अनेक हमारे कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। और मैं कल देख रहा था कि वैसे तो जब से यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी प्रारंभ हुई तब से ही मन में मुझे भी अपने विद्यार्थी परिषद के समय के किए हुए जो कार्यकर्ता के रूप में, जो परिषद के कार्यकर्ता के रूप में समाज में, छात्र जीवन में जो काम किया, वो सब स्मरण में आया। लेकिन जब यहाँ विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन की तैयारियां प्रारंभ हुई और मनोज जी और एक मैं बीच में आशीष जी ने यहाँ पर पूरी टीम के साथ यहाँ पर बैठक करी तैयारियों के लिए, मुझे उसमें भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सच में अपने आप में मेरे लिए बहुत एक अलग प्रकार का स्मरण था जिसको शब्दों में कह पाना कठिन था। और मैं कल शाम को देख रहा था जब मैं पूरे देश भर के कार्यकर्ता, देश भर के हमारे विद्यार्थी, कोई नॉर्थ ईस्ट से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई समुद्र तटों से है, कोई राजस्थान से है, कोई मरुस्थल से है, कोई मध्य क्षेत्र से आया है। और बिहार वालों का तो कहना ही क्या, उन्होंने तो वहां पहुंचते ही जो है, और संयोग से हमारे आज के अधिवेशन में जो यहाँ अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए हैं आदरणीय विनोद तावड़े जी, उन्होंने बिहार को बहुत नजदीक से इस बार देखा है। वो पूरे बिहार के प्रभारी के नाते उन्होंने पूरे बिहार के हुए चुनाव जो संपन्न हुए हैं उसका वहां पर संचालन भी किया। सच में इस अधिवेशन में देखने को जो मिलता है वो विचारों की एकता, राष्ट्र भाव की शक्ति से हम सबको
एक सूत्र में पिरोकर रखने का काम कोई संगठन करता है इस प्रकार से छात्रों के बीच में, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करता है। और कल जब आप सब लोग मिल रहे थे तो ऐसा अधिवेशन जिसमें हम लोगों ने भी कई सारी ऐसी शोभा यात्रा में भाग लिया, उन सबका मुझे स्मरण हो रहा था। मैं भी आप सबकी तरह ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर, विद्यार्थियों के बीच में रहकर, छात्रों के बीच में रहकर विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी परिषद की सोच थी उसको विद्यार्थियों के बीच में ले जाने का काम उनके बीच में सक्रियता से करता रहा हूं। और उन अनुभवों ने न केवल सच में बहुत कुछ सीखने का जो अवसर है, आज जो मैं प्रदेश के अंदर, समाज के अंदर, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में योगदान दे पा रहा हूं, तो उसमें एक बहुत बड़ा अगर किसी का प्रभाव मेरे अंदर है तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अनुभव है। और आज भी जो मूल्य और आदर्श मेरे जीवन के आदर्शशिला की तरह हैं, जो मुझे प्रतिदिन अनुशासन के साथ साथ सेवा पथ पर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही है, जिस संगठन ने सच में सबसे पहले हमें समाज के बीच में काम कैसे किया जाता है ये शिक्षा देने का काम किया, संस्कार देने के काम किए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये राष्ट्रीय अधिवेशन कोई एक सामान्य अधिवेशन नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का ये पवित्र यज्ञ है। और इस पवित्र यज्ञ के प्रति समर्पित हमारे पूरे देश भर के आए हुए युवाओं का एक महासंगम है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मंच से निकलने वाले विचार, संकल्प राष्ट्र निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे और देश के विकास और सामाजिक प्रगति को नई दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथियों, ये वर्ष हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का ये शताब्दी वर्ष भी है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 वर्षों की जो तपोमय यात्रा है उसके माध्यम से भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सामाजिक समरसता, राष्ट्र गौरव और राष्ट्रनिष्ठ सेवा की ऐसी दिव्य धारा प्रवाहित की, जिसने देश के कोने कोने में राष्ट्रीय चेतना की अखंड ज्योति को प्रज्वलित करने का काम किया है। और संघ की दिव्य धारा से ही 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का निर्माण हुआ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में जब देश एक नए युग की ओर बढ़ रहा था, ऐसे समय में राष्ट्र निर्माण, समाज सुधार और सांस्कृतिक जागरण के लिए संगठित, जागरूक, संस्कार और राष्ट्रवादी जो उस समय छात्र शक्ति की आवश्यकता थी, छात्रों के बीच में एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो छात्रों के बीच में जाकर राष्ट्र भावनाओं को प्रथम मानकर काम करने वाले, छात्रों को देश सेवा के लिए प्रेरित करे, देश के लिए कुछ काम करने के लिए प्रेरित करे। इसी को ध्यान में रखते हुए परम पूज्य गुरुजी ने उस समय कुछ स्वयंसेवकों के साथ समर्पित युवाओं और शिक्षकों को विद्यार्थी परिषद की आधारशिला रखने की जिम्मेदारी सौंपी। और श्रद्धेय बलराव माधोक जी, प्रोफेसर यशवंतराव केलकर जी, ज्ञानशील एकता के त्रिदेव सिद्धांत को अपनाकर विद्यार्थी परिषद को एक संगठित राष्ट्रवादी चरित्रवान छात्र शक्ति के रूप में स्थापित करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उस समय एक पौधे के रूप में रोपा गया ये छोटा सा पौधा आज दुनिया का सबसे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेराई सत्र 2025 और 26 के लिए राज्य की मिलों द्वारा क्रय किए जाने वाले गन्ने के राज्य प्रमाणित मूल्य के उल्लेखनीय वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण को गति देना है। ये सुनिश्चित करना है कि गन्ना किसानों को उनकी उपज का ही पूरा और उचित मूल्य समय पर प्राप्त हो। और गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष गन्ना मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि राज्य सरकार हर निर्णय में किसान हित को ही
ऊपर प्राथमिकता देती है और इसके साथ ही गन्ना किसानों को सुविधाजनक, पारदर्शी और समयबद्ध भुगतान उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। 30 रुपए बढ़ाए उसके लिए सरकार का भी धन्यवाद, लेकिन गन्ने की फसल आउटपुट निकाल के नहीं देगी इस रेट में। या तो सरकार फर्टिलाइजर की जो कीमत है उनको स्थिर कर दे, उनकी स्थिर करने के बाद कम से कम इस भाव के साथ किसान चलेगा तो घाटे में ही, मुनाफे का होगा अगर सरकार ये फर्टिलाइजर का की कीमत स्थिर कर दे और कम से कम 450 रुपए किसान के लिए प्रावधान रखे कीमत का। नहीं, 30 रुपए से 30 रुपए ना भी बढ़ाते तो भी खेती तो करनी ही थी। ऑप्शन क्या है? मील की के चलते यहाँ से इसकी मंडी भी है गन्ने की, और चीजों की मंडी भी नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, मंडी तो कहीं भी नहीं है, चीज में नहीं है। तो गन्ने की कम से कम मंडी है, उस चलते यहाँ से गन्ने की खेती भी होती है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।